नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। गहलोत सरकार को 4 साल का वक्त पूरा हो चुका है। जाहिर सी बात है कि जब किसी भी सरकार को, किसी भी संगठन को अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो चैलेंजेस बहुत होते हैं, चुनौतियां बहुत होती हैं। और उन चुनौतियों को अगर आप आसानी से पार करके अपने मुकाम तक पहुंचते हैं तो वाकई एक खास बात होती है। लेकिन जब बात होती है राजनीति की, सरकार की, संगठन की, जब बात होती है किसी भी राज्य की, उस सरकार की जहां पर करोड़ों लोगों की जो चैलेंजेज होते हैं, चुनौतियां जो होती हैं, वो सरकार के लिए काफी मायने रखती है। अब देखिए, अशोक गहलोत सरकार ने 4 साल अपने पूरे कर लिए सरकार के। इन 4 सालों में राजस्थान में क्या क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, खट्टा मीठा, तमाम तरह की चीजें निकल कर आई। सरकार ने लोगों को राहत देने के उद्देश्य से कई फ्लैगशिप योजनाओं का शुभारंभ किया, कई योजनाएं शुरू की। लेकिन कई बार पब्लिक का गुस्सा इस बात को लेकर भी होता है कि योजनाएं कागजी होती हैं, धरातल पर अगर उनकी जांच की जाए तो वो मौजूद ही नहीं होती, या जो उन योजनाओं के जरिए जो एक मदद मिलनी चाहिए आम लोगों को, वो नहीं मिल पाती है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। सरकार की जब बात होती है, राजनीति की बात होती है, पक्ष विपक्ष, तमाम तरह की चीजें होती हैं। लेकिन वाकई में अशोक गहलोत सरकार ने इस 4 साल में कितने मुकाम तक पहुंची, कौन से मुकाम तक पहुंची, क्योंकि अगले साल चुनावी साल है। 2023 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लेकिन अब 4 साल कैसे रहे, किस तरह से लिया जाता है गहलोत सरकार के इन 4 साल के कामकाज को, सबकी अपनी अपनी राय होती है। और उन्हीं एक राय के बीच आज चर्चा करेंगे बच्चू सिंह बैसला से। समाज सेवी हैं, कुछ संगठनों से भी जुड़े हैं, पब्लिक के बीच में भी मौजूद होते हैं और राजस्थान के गांव गांव घूमते हैं, पब्लिक की नब्ज टटोली जाती है कि आखिर क्या क्या सुख होता है, दुख होता है, किस तरह की चीजें हैं। बैसला जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब बात, मुद्दा, खास बात यही कि गहलोत सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर दिए, अब किस नजरिए से इन्हें देखा जाए, किस तरीके से आपका नजरिया क्या है? नमस्कार प्रदीप जी। आज जो है सरकार के 4 वर्ष जो पूरे हुए, प्रदीप भाई, आज़ादी से जब से 1952 से लेके राजस्थान हो या देश में सरकारें बनने का और विधानसभाओं के चुनाव होने का शुरुआत जब से हुई है 1952 से, 1952 से लेके राजस्थान के इतिहास में शायद ऐसी पहली सरकार होगी जिसका 4 साल में इतिहास ऐसा रहा है जो 1952 से लेके आज तक किसी सरकार का ऐसा इतिहास नहीं रहा है। क्यों कि 4 साल केवल झगड़ों में और अपनी कुर्सी बचाने में 4 साल गए, ये सच्चाई है। और काम जो सरकार की बात करते हैं तो सरकार काम करती है तो कोई एहसान नहीं करती है। प्रदेश की जनता जब उनको चुन के मौका देती है तब वो सरकार बनाते हैं। और सरकार की जो नॉर्मल जो प्रक्रिया होती हैं वो तो काम चल ही रहे हैं, मेडिकल की सुविधा हो गई या और फैसिलिटी हो गई, वो ठीक है, सब कर रही है सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता पर एक सरकार को स्वरूप पेश करना चाहिए अपने आप को, वो सरकार हकीकत में पेश करने में असफल हुई है, नाकामयाब हुई है। ये मैं बिल्कुल कहने में कोई अतिशयोक्ति बात किस तरह लेते हैं कि जब हम, ठीक है, कामयाबियों की बात अलग होती है, आप कह रहे हैं कि नाकामयाब रही है, असफल रही है, बिल्कुल, और जो करना चाहिए वो नहीं किया, क्या वजह, क्या मानते हैं? उसका सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो यही रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने जो यहाँ के नेतृत्व को सही ढंग से डील नहीं किया, सही प्रकार से इस सरकार को शुरुआत से ही बनाने में जो एक, जिसे कहते हैं, एक प्रबंधन अच्छा नहीं रहा, उस वजह की, उसका ही सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश 4 साल जो है सफ़र करता रहा है यहाँ का आम जनता। और उनकी केवल व्यक्तिगत आपसी एक नेतृत्व को लेकर के, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन कब बदल रहा है, कौन हट रहा है, इसी में पूरा सरकार का समय ज़्यादा मुख्यतः इसी में व्यतीत हुआ है। बाकी दूसरी व्यवस्था पर व्यतीत, जिसे कहते हैं सरकार जिस तरह
सुगम तरीके से अगर प्रदेश की जनता को जो समर्पित काम करने का काम करे, समर्पित भाव से काम करने का काम करे, वो इस बार कतई नहीं हुआ है। ये मेरी व्यक्तिगत है और राजस्थान की जनता भी इस बात को अच्छे से, जो मैं गांव-गांव ढाणी ढाणी जाने का मुझे सौभाग्य, जैसा आपने कहा, वो हकीकत है। तो मैं गया हूं और यही नहीं, देश में भी इस बात का मैसेज है कि राजस्थान की सरकार का 4 साल इस काम में ज्यादा व्यतीत हुआ है बजाय विकास के कामों पर, नहीं, लेकिन सरकार का स्वरूप पेश करने का। राजनीति की जब बात होती है, पार्टी कोई भी हो, कोई भी लीडर हो, तो राजनीति में तमाम आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। बिल्कुल। इसमें ऐसा क्या हुआ नया कि बीजेपी में वो चीजें नहीं होती है, किसी दूसरे दल में नहीं होती, और यहाँ पर आप बता रहे हैं 1952 से और अब तक का रिकॉर्ड है। बिल्कुल रिकॉर्ड, बिल्कुल ये रिकॉर्ड तोड़ा है प्रदीप भाई, और ये सच्चाई है। क्योंकि राजस्थान में जो सरकार लाने का, चाहे वो कांग्रेस नेतृत्व में कहा है या नहीं कहा है, ये वो जाने, उनका काम जाने। यही अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उस समय जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नेतृत्व में वापस चुनाव हुआ था, इस प्रदेश में 20 और 21 सीट पर सिमट के कांग्रेस रह गई थी। और जब डूबी हुई नैया थी, उस डूबी हुई नैया को सचिन पायलट के हाथ में कमान दी थी प्रदेश की पीसीसी चीफ की, और उन्होंने मौजूदा सरकार से 3 सीटों को उपचुनाव में इस पार्टी के खाते में लेके आए थे। जबकि सरकार की कहावत कहते हैं कि सरकार जब किसी की होती है और उपचुनाव होता है तो उसके फेवर में जो है परिणाम जाते हैं। लेकिन 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं, 20 पर कांग्रेस खड़ी थी, और 4 विधानसभा उपचुनाव होने पर 3 उपचुनाव कांग्रेस के पक्ष में आए थे, मौजूदा सरकार भाजपा की होते हुए भी। मैं एक समाज के नाते, एक व्यक्तिगत मेरे विचार प्रकट करने की बात कर रहा हूं। इसमें कोई भाजपा कांग्रेस की विषय को किसी भी रूप में कोई भी ना सोचे और ना देखे और ना समझे, क्योंकि मैं बिल्कुल टू द फैक्ट बात पर फोकस कर रहा हूं, और फैक्ट बात को समझना की आवश्यकता है। यह सच्चाई उस समय हुई थी, इसके आप भी गवाह हैं और प्रदेश के आम जनता गवाह है कि 3 सीट उन्होंने उपचुनाव में ली। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उन्होंने दोबारा, जब उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश में सरकार बनाई, स्पेशली गुर्जर समाज को टारगेट किया गया, गुर्जर समाज को ये मैसेज किया गया, और बल्कि पूरे प्रदेश में ये तूफान मचाया था कि अब आगामी सरकार सचिन पायलट के नेतृत्व में होगी, और अगर बहुमत आएगा तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान। तो पायलट को सीएम नहीं बनाया, असली नारा बिल्कुल इसका 100% है। इस बात में मैंने आपको कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का कोई भक्त नहीं हूं, कोई फैन नहीं हूं, कोई किसी भी लाइन पर मैं उस लाइन पर नहीं हूं, लेकिन सच्चाई जो है इस प्रदेश की, जो 4 साल की बात चल रही है, तो आज इस विषय पर अगर कोई बात बोली जाएगी तो उसका जो मेन लॉजिक अगर उसके पीछे कोई खड़ा होता है तो वो यही है जो आप पूछना चाह रहे हैं। आपका तो राजस्थान में विकास नहीं हुए? विकास भी इतने ज्यादा नहीं हुए जो होने चाहिए। विकास से ज्यादा तो उन्होंने अपना दूसरे इस कुर्सी बचाने के विकास में ज्यादा समय लगा है, और राजस्थान में शासन नाम की चीज नहीं रही है। सरकार का कोई ऑफिसर्स पे कमान नहीं रही है, सरकार का ना किसी मंत्री एमएलए पे कोई कमान रही है। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी थी सरकार को बचाना, अपनी कुर्सी को बचाए रखना, इसलिए उन्होंने खुले सांड की तरह छोड़ दिया विधायक को, मंत्री को, कलेक्टर को, आईएएस को, एसपी को। कोई लगाम नहीं रहा, ईमानदारी की बात है। नहीं तो मुख्यमंत्री से डरना चाहिए ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी प्रशासन डरना चाहिए, विधायक डरना चाहिए, मंत्री डरना चाहिए कि मैं अगर कुछ गलत करूंगा तो मुख्यमंत्री जी मेरे खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ है, और ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकारना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को स्वीकारना पड़ेगा। प्रदेश की आम जनता में यह विषय, संज्ञान में, दिमाग में यह विषय कि वास्तविकता ऐसी हुई है कि अपनी सरकार बचाने के लिए वो अच्छी तरह से जो लगाम एक रहनी चाहिए मुखिया के पास, वो लगाम में ढील रही है। वजह क्या रही? वजह यही कि अपनी सरकार को बचाना, अपनी कुर्सी को बचाना, आपसी जो झगड़े हैं वही मेन कारण है। उसके अलावा दूसरा कोई कारण मुझे नजर नहीं आता, शायद साहब राजस्थान की जनता को भी नजर नहीं आता। तो क्या मानते हैं वो झगड़े अब खत्म हो चुके हैं या अभी भी लगातार जारी है? नहीं, लगातार जारी है अब। लेकिन प्रदेश क्या करे? प्रदेश ने सोच लिया कि लगातार जारी रहे या कुछ भी रहे, हमें जो करना है आगे वो फैसला करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है तो क्या इसमें जो कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार काम करती है। मैं आपको एक छोटा सा उसके साथ में उदाहरण पेश करना चाह रहा हूं। भ्रष्टाचार का उदाहरण पेश करती है सरकार, एंटी करप्शन की कार्रवाई होती है, एसीबी जा के छापेमारी करती है। एक छोटा सा कर्मचारी, पटवारी, गरीब बेचारा, कोई छोटे से कर्मचारी, टेक्निकल हेल्पर बिजली में क्या होता है, एक चपरासी 4th ग्रेड का आदमी होता है, 4th ग्रेड का आदमी टेक्निकल हेल्पर को एंटी करप्शन में 500 रुपए लेते पकड़ा। वो गरीब मर रहा है, और जो करोड़ों डकार रहे हैं, बड़े बड़े चीफ इंजीनियर, बड़े बड़े आईएएस, कलेक्टर, और उनको
उनको जो है, जब वो सरकार एंटी करप्शन की कार्रवाई होती है और कार्रवाई करने के बाद उन्हीं का कोई विधायक मंत्री जो सरकार बचाने में भी उसके लिए काम की कड़ी है, वो जाता है और मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रोसिक्यूशन मंजूरी नहीं दी जाती है और वापस रीशेड्यूल करके उस व्यक्ति को वापस क्रीम पोस्टों में बैठाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे महकमे, पीएचडी डिपार्टमेंट जो राजस्थान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बजट का होता है, पिछले दिनों आईएएस आईपीएस तमाम लोग पकड़े, लेकिन उसका कारण मैं वही बोल रहा हूं कि एंटी करप्शन अपना काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, दिखाने के लिए होता है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन लास्ट में राजस्थान हो या किसी भी प्रदेश के अंदर हो, शासन का एक सिस्टम होता है, शासन की व्यवस्थाओं का एक सिस्टम होता है कि शासन में कोई कार्रवाई होती है लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोसिक्यूशन मंजूरी होती है और प्रोसिक्यूशन मंजूरी मुख्यमंत्री के हाथ में होती है और मुख्यमंत्री अगर प्रोसिक्यूशन मंजूरी नहीं देगा तो उस अधिकारी का कुछ भी बाल बांका नहीं होगा, चाहे उसके ऊपर कितनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो चीजें, छापेमारी होगी, ये चीजें केवल इसी बार थोड़ी है, इससे पहले भी जो सरकारें रही है, नहीं बिल्कुल होती है लेकिन इसने तो पराकाष्ठा की हद पार की है इस सरकार ने इस काम में, और पीएचडी हासिल किए। मैं ये बात भी कहने में कभी पीछे नहीं रहूंगा और ये सच्चाई है कि इस बार जो पीएचडी की गई है, थीसिस ली गई है, रिसर्च किया गया है, तो इस 1952 से लेकर आज तक की ऐसी पहली सरकार है। क्यों उसके पीछे रीजन है कि उसको अपनी सरकार बचानी थी, अपने हर विधायक को उस प्रदेश उस विधानसभा का मुख्यमंत्री बनाना था कि वहां का मुख्यमंत्री वो है। एक दफे मंत्री की नहीं चलेगी। मैं आपको बताता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे बहुत प्रशासन के अधिकारी भी मेरे दोस्त हैं प्रदीप भाई, मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं। मंत्रियों के जो पीएस, मंत्रियों के बड़े बड़े अफसरों को लगे, वो कहते हैं हमारा मंत्री की नहीं चलती जितनी एक आम विधायक की चलती है। उसका रीजन है कि मंत्री को तो लाभ के पद पर बैठा है, राज का सुख भोग रहा है, सरकारी गाड़ी मिली है, बंगला मिला है और सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन विधायक को नहीं मिली है। तो मंत्री के कहने से जो काम नहीं होता, ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, किसी भी बात का, एक आम विधायक जाके सीएम के यहाँ बैठ जाता छाती पे और ये काम करके देना है, आपको अभी करके देना है, चाहे वो गलत ही अफसर है, अगर विधायक ने उसका साथ दे दिया तो उस गलत अफसर को भी सरकार को मजबूरन उस जगह लगाना पड़ता है। यह पराकाष्ठा की हद पार है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस बात को, और इसमें दम है। ये और किसी दल में नहीं होती, मैं कहता हूं होती है, होती होगी, मैं नहीं कहता कि मैं 100% पाक साफ कह रहा हूं, लेकिन इसमें पराकाष्ठा की हद पार हुई है प्रदीप भाई, ये सच्चाई है। इस बात को प्रदेश की जनता का आम आज जो अपन सोचते थे ना पुराने जमाने में जो लोग थे कि डिजिटल का युग है, ये आधुनिक भारत है, इसमें आम गांव में ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति भी एंड्रॉयड डिजिटल फोन यूज करता है। वो बच्चा देख रहा है एक एक करतूत को कि क्या करतूत हो रही है, सरकार में कब कार्रवाई हो रही है, किसके खिलाफ कार्रवाई होने के बाद में वो व्यक्ति को कार्रवाई के नाम पर छापामारी दिखाएंगे, मीडियाबाजी करेंगे और थोड़े दिन बाद में उसकी फाइल जाके निपट जाएगी और वापस उसको रिशेड्यूल करके वही क्रीम पोस्ट पर फिर बैठा दिया जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसके साथ कोई ना कोई विधायक जाएगा, उससे कहेगा तूने कितना कमाया है मुझे दे, और व्यवस्था करके जाके मैं मुख्यमंत्री पर अड़ के तुम्हारे आदेश करा लाऊंगा वापस। यानी ये बात सही है क्या कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल जो लीडर्स है इन लोगों पर हावी है? 100% हावी है, कम से कम इस बार तो बहुत जबरदस्त हावी है। मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए मैंने 1952 का इतिहास का दिया है कि इस इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में, ये सरकार पहली सरकार ऐसी होगी जिसका इतिहास के आईने में ये नाम दर्ज होगा कि कभी इस 2018 से 23 की ऐसी सरकार रही थी जिसने पराकाष्ठा की हद पार करी थी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी पर कोई लगाम नहीं थी, जिसमें किसी नेता पर कोई लगाम नहीं थी, क्योंकि नेता जो कहता था चाहे वो गलत है, रात है तो रात है और दिन है तो दिन है, वो मुख्यमंत्री को ऐसा स्वीकार करने की अगर कोई सरकार होगी तो बिल्कुल 1952 से इतिहास में पहली सरकार होगी अशोक गहलोत। तो माना क्या जाए कि जब आप ये कह रहे हैं कि सीएम पर ही लगाम नहीं है या वो लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई करते रहे, वो मजबूर है, उनकी मजबूरी है। वही तो जो हाई अथॉरिटी जो है, पार्टी की जो हाई अथॉरिटी, आला कमान जो हम कहते हैं, बिल्कुल वो नहीं है, उनका भी कोई रोक नहीं लगी, क्योंकि उनके पास कोई था नहीं, व्यवस्था नहीं थी उनके लिए भी तो व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनकी भी मजबूरी बन गया। जैसा मैंने आपको कहा कि किसी के पास, जब पूरे देश के अंदर केवल 2 राज्य में सरकार थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के पास इतना बड़ा तामझाम नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रा नहीं है, राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, यहाँ पर बहुत बड़ा इंफ्रा है और जितना बड़ा इंफ्रा होता है वहां से कमाई ज्यादा होती है, और जब इंफ्रा जहां ज्यादा होता है तो वो व्यवस्था चलाने के लिए गांधी परिवार की या कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था कौन कर रहा है? गहलोत सरकार। तो गहलोत सरकार कर रही है, तो गहलोत सरकार वहां पैसे
व्यवस्था पहुंचाने में, उस पार्टी को ऑक्सीजन देने में काम कर रहा है, उस पार्टी को देश को जो भी नीति काम कर रही है पार्टी, उसको चलाने के लिए जब जो फंड मैनेजमेंट करेगा तो उस व्यक्ति की सारी गलतियों पर पर्दा डालने का काम करेगा। तो क्या लगता है कि इसीलिए जो पिछले 2-2.5 सालों से जो द्वंद्व जो चल रहा था पार्टी के अंदर, वो उसका फैसला ना लेना, ये भी एक वही कारण है। क्या वजह यही 100% बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई बिल्कुल अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। और जनता जान रही है प्रदीप भाई, मैं ही दिमागदार थोड़ी हूं, ये आम जनता गांव ढाणी बैठे वो भी दिमागदार है। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, राहुल गांधी है, अध्यक्ष हैं, तमाम जो वो तो कुछ मानते नहीं है इन चीजों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो रूटीन प्रक्रिया है। नहीं, ये गलत है। लेकिन वो उनके मानने से जनता थोड़ी मान रही है, जनता तो देख रही है ना, जनता आंख पर पट्टी बांध के थोड़ी बैठी है। तो आप गांव ढाणी में चले जाइए, मैं तो बहुत अभी कंटिन्यू 10-12 दिन से लगातार मैं एक गांव नुक्कड़ जाने का मुझे मौका मिला था पीछे किसी काम से, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूं कि एक छोटा सा बच्चा गांव का आदमी इस बात को मान रहा है कि ये क्या हो रहा है, वो जान रहा है, और आला कमान नहीं जान रहा। उनके पास मीडिया नहीं है, आधुनिक डिजिटल युग नहीं है। तो अब चुनाव में ज्यादा वक्त लेकिन अपनी बात को छुपाने के लिए बड़े लीडर कहते हैं अपने जो भी बात कहते हैं। अब चुनाव में राजस्थान में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, बिल्कुल। तो क्या तस्वीर हो सकती है फिर? तस्वीर तो वही होगी जो होना है, हसर होने के अलावा कोई दूसरा विषय नहीं है आज की डेट में। कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा आज की स्थिति में, जैसी स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर जो वर्सेज वाली जो कहानी चल रही है, बरसेज वाली स्थिति में मैं वही गला हूं ना, बरसेज की वजह से मटिया मैदान हो जाना है, साफ हो जाना है मैदान। अगर कोई नए नेतृत्व को ये उभारते तो शायद कुछ टक्कर लेने की संभावना थी, अगर ये रहेगा तो मटिया मैदान होना तय है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है चर्चाओं में कि अगर सचिन पायलट को कमान दी जाती है इस बार चुनाव में, तो शायद उम्मीद की जा सकती है, बार बार जो रिपीट करने वाली जो बात बयान जो आते हैं वो संभावना है उसकी, अदरवाइज नहीं है। ऐसा है क्या? बिल्कुल आपकी बात सही है भाई। देखिए, अब आने वाला समय, परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन कोई भी विषय हो, किसी भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में परिवर्तन समय की मांग होती है, और परिवर्तन अगर करते तो शायद कुछ चेंजेज होता। जैसा कि मैंने आपको मोदी जी का एक उदाहरण देते हैं, गुजरात में उन्होंने परिवर्तन किया। जो व्यक्ति कभी मंत्री नहीं बना सरकार में, उसको मुख्यमंत्री बनाया, फ्रेश व्यक्ति को, उसका कैबिनेट पूरा बदल डाला, जितने सीनियर लीडर थे सबको घर बैठा दिया, कह दिया नमस्ते करिए, आपका राज है आपकी पार्टी का, आपने बहुत दिन राज भोगा है, आप साइड में बैठिए और अब नए लोगों को जगह दे दिए, नए लोगों को आने दीजिए। और मैं तो मानता हूं उस व्यक्ति की क्षमता को, सैल्यूट करता हूं उसको, प्रभावशाली, कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो तैयार बैठे थे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात राज्य में, वो अगला नंबर सोच के बैठे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नितिन पटेल, आपने नाम सुना होगा, कि उनका पाटीदारों के बड़े नेता, गुजरात में पाटीदार समाज एक बहुसंख्यक समाज है, जिनके 43 टिकट अभी बीजेपी ने दिए रिसेंटली, जो विधानसभा गुजरात चुनाव हुआ, जिससे 157 सीट आई है, बम्पर जीत हुई है उसकी। उसमें से 43 सीट केवल पाटीदार समाज को मिले, यानी कुल मिला के राजस्थान में बदलाव चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने जब वो पूरा कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर सारा चेंज किया ना, तो 157 आई। लास्ट टाइम 99 थी, इस समय 157 हुई। देखिए आप उसका परिणाम, कि पूरा चेहरा बदल दिया, सीएम से लेके मंत्री तक एक भी न्यू ओल्ड नहीं था उसमें। आप ये कह रहे हैं परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, तो कांग्रेस भी उस चीज को बिल्कुल करना चाहिए। अगर कांग्रेस उसको करे, तो फिर बीजेपी को भी करना है। बिल्कुल बीजेपी को भी करना चाहिए। बीजेपी ने शुरुआत की है अपनी, मैं इसीलिए बीजेपी को उदाहरण दे रहा हूं कि बीजेपी ने शुरुआत की है। बीजेपी करेगी तो बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा, नहीं करेगी तो नुकसान उठाएगी। कांग्रेस नहीं कर रही है काम तो गर्त में जाएगी। क्योंकि मैं किसी आपको एक मेरी बात में लाग लपेच नहीं है, और प्रदीप भाई आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि मैं जरा सा भी जो भी बोल रहा हूं मेरे मन से बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं। नेता लोग अपनी पॉलिटिकल कुछ बातें इस तरह की बोल देते हैं, लेकिन मेरा शब्द एक तरह का, एक भी उसमें शायद बनावट का शब्द नहीं है। यानी कुल मिलाकर अभी 1 साल की चुनौती बरकरार है। बिल्कुल चुनौती बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है, और उसमें अगर बदलाव करेंगे तो आगे सरवाइव करेंगे, अन्यथा माफ करना, सुपड़ा साफ हो जाएगा, नाम लेने वाला नहीं बचेगा कांग्रेस का। ये मेरा क्लियर शब्द है। चलिए, तो अगर बदलाव नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर देखिए, सियासत राजनीति की जब बात होती है, पॉलिटिक्स की जब बात होती है, तमाम चीजें उठती हैं, सवाल उठते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब पब्लिक अपना कीमती वोट देकर अपने नुमाइंदों को विधानसभा तक पहुंचाती है, संसद तक पहुंचाती है, तो उम्मीदों को उम्मीद करती है पब्लिक कि जो उनकी अपेक्षाएं हैं
उनकी अपेक्षाओं पर उनके नुमाइंदे खरे उतरे। लेकिन अब कुल मिलाकर यहां पर 1 साल और बाकी है, लेकिन ये साल चुनावी साल है। अगले साल 2023 में राजस्थान में फिर विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बकौल बच्चू सिंह जी कि बदलाव प्रकृति का नियम है, परिवर्तन नियम है, फिर चाहे पार्टी कोई सी भी हो। और गुजरात का भी जो यहाँ पर एक उदाहरण जो इन्होंने दिया, कहानी है कि बदलाव कब, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी राजनीति चलती रहेगी, लड़ाइयां इंटरनल तौर पर चलती रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि लड़ाइयों में जो खामियाजा उठाना पड़ता है वो उस सूबे की आम आवाम को उठाना पड़ता है, जो वोट देने के बाद में फिर केवल अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, फिर से ठग लिए गए। लेकिन कहते हैं कि जनता है वो सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, लेकिन कितना जानती है वो फिर बैलेट बॉक्स बंद होने के बाद खाली हाथ रहती है और जो मत लेने वाले हैं वो उड़ जाते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बच्चू सिंह। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।